हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट पेपर 4 और फाइनल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि 18 को आपका एग्ज़ाम है। तो यही लास्ट मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद समझ लीजिए, टेस्ट पेपर समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, लेकिन ये पक्का है जो मैंने आपको ये चौथा टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, 3 अब तक दे चुका हूँ। तो इन चारों टेस्ट पेपर्स में आपको ढेर सारे क्वेश्चन आपकी पीजीटी की परीक्षा जो 18 तारीख को है उसमें मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है, ये बात गारंटी से मैं कहता हूँ। ठीक है साहब, तो आज मैं आपके लिए आखिरी ये टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर अपना आशीर्वाद उन पर बनाए और वो बहुत अच्छा इस परीक्षा में दें, अपना बेस्ट दें और सफल हों। तो टेस्ट पेपर मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर जैसे लिखा है पीजीटी इंग्लिश टेस्ट पेपर 4, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम हुम डिड फ्रांसिस बेकन ड्राइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एसे। हम सब जानते हैं फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। तो बेकन साहब ने जो ऐसे का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया, किससे लिया? थॉमस नेस से, मोंटेग्ने से, सिडनी से या जॉन लिली से? तो साहब फादर ऑफ एसेस कहे जाते हैं मोंटेग्ने और फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहे जाते हैं फ्रांसिस बेकन। तो इन्होंने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया? मोंटेग्ने साहब से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, बैसोला इज़ द नेम ऑफ एक्सक्यूशनर इन। बैसोला इज़ द नेम ऑफ एक्सक्यूशनर इन। ऑप्शन आपके सामने, द ज्यू ऑफ माल्टा, द स्पेनिश ट्रेजेडी, मिडिल मार्च या डचेस ऑफ माल्पी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, डचेस ऑफ माल्पी। क्वेश्चन नंबर 3, होली सोनेट्स इज ए वर्क बाई। होली सोनेट्स जो कलेक्शन है सोनेट्स का, वह किसका वर्क है? जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, फिलिप लार्किन या सर फिलिप सिडनी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर साहब की कौन सी ट्रेजेडी है जो कि ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हैमलेट। क्वेश्चन नंबर 5, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस वाइसियर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। ये लाइन जो है वो शेक्सपियर के किस कैरेक्टर के लिए हैमलेट प्ले में कही गई है? क्लैडियस के लिए, हैमलेट के लिए, पोलिनियस के लिए या रोजनक्रेट्स के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैमलेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर, द रेस्ट इज साइलेंस, दोज आर द लास्ट वर्ड बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। द रेस्ट इज साइलेंस शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसमें उसका हीरो जो है वह मरने से पहले आखिरी शब्द बोलता है, द रेस्ट इज साइलेंस। तो भैया आपको बताना है कि ये आखिरकार कौन कहता है, सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या लियर? तो भैया सीधा आंसर है इसका ऑप्शन सी, हैमलेट कहता है द रेस्ट इज साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वाज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर द मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म। आपको शेक्सपियर साहब के थिएटर का नाम बताना है जो कि उन्होंने अपने मास्टर पीसेस को फर्स्ट परफॉर्म करने के लिए लिया था। तो नाम आपके सामने है, वुडन ओ, ग्लोब, रोज, कर्टेन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, साइलॉक इज कैरेक्टर, साइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर। साइलॉक नामक पात्र शेक्सपियर के किस प्ले में है? ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। आपको 4 प्ले आपके सामने शेक्सपियर के लिखे हैं, इनमें 3 प्ले एक कैटेगरी के हैं, एक प्ले अलग कैटेगरी का है, वही आपको पहचानना है। ऑप्शन आपके सामने, ओथेलो एक ट्रेजेडी है, किंग लियर एक ट्रेजेडी है, हैमलेट एक ट्रेजेडी है, द टेम्पेस्ट एक कॉमेडी है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ जो है उसमें ये सब किसने कहे? द स्लीपिंग एंड द डेड,
आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, लेडी मैकबेथ। तो भैया ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ए बी सी नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लेडी मैकबेथ ये सब कहती है, जिसको फोर्थ विच का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेस्टोरल एलेजी। आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी पेस्टोरल एलेजी नहीं है। मिल्टन्स लिसिडस, सेलिस एडोनिस, अर्नल्ड थायरेसिस या पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। तो भैया देखो ये ऊपर की 3 ए बी सी तीनों पेस्टोरल एलेजी, आंख बंद करके टिक लगा सकते हैं आप, लेकिन अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉक जो है वह एक मोक एपिक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लैम्प्स एसेज आर ए सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी। लैम्प्स एसेज आर ए सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट विच इज मिसमैच्ड। आपको इनमें से पेयर्स में ये बताना है कि लैम्प्स आपके कौन से एसेज जो हैं उनमें बाद में दिया गया वर्णन नहीं है। क्राइस्ट हॉस्पिटल मतलब लैम्प्स ओल्ड स्कूल डेज, सही है ये। ब्लैक्समूर में लैम्प्स के बॉयहुड के बारे में उन्होंने बताया है। लव ऑफ ओल्ड वेंचर्स लैम्प्स ब्रदर, ये भाई गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12 का, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th century meditative poetry। Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? लिरिकल बैलेट्स, इमॉर्टलिटी ओड, द रेक्लूस या टिंटर्न एवे। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टिंटर्न एवे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्ड्सवर्थ द वॉन्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा लिखा गया वॉन्डरर्स जो है वो किस कैटेगरी में आता है? प्रोस ट्रेजेडी, एपिक, बर्स ट्रेजेडी या ओड। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, बर्स ट्रेजेडी। 15 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th century। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में शेक्सपियर का सबसे बड़ा आलोचक कौन हुआ? एडमंड गोस, एसी ब्रैडली, गिलबर्ट मरे या फ्रैंक कैरमोड। तो भैया राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एसी ब्रैडली साहब जो हैं वह उनको माना जाता है 20वीं शताब्दी का शेक्सपियर का सबसे बड़ा आलोचक। नेक्स्ट आपका आता है 16 नंबर क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज ए लाइन फ्रॉम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये लाइन जो है वो किस पोएम से ली गई है? ओड टू ऑटम, ओड टू साइके, एंडीमियन, ला बेला डेमसेंस मर्सी। चारों के चारों पोएम हमारे जॉन कीट्स साहब की हैं, उसमें एंडीमियन इनकी जो पोएम है उससे ये लाइन ली गई है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेबल टॉक इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज बाई। टेबल टॉक जो है वह एक ऐसे कलेक्शन है, तो किसका ये ऐसे कलेक्शन है? चार्ल्स लैम्ब का, थॉमस डी क्विंसी का, थॉमस मूर का या विलियम हैजलिट का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, विलियम हैजलिट का। एक आध क्वेश्चन आपके अलग से भी आते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ। लिरिकल बैलेट्स कॉम्प्राइजेस पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेट जो है उसका पब्लिकेशन होता है, तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ कौन सा दूसरा ऐसा पोइट है जिसकी पोएम्स कॉम्प्राइज की गई हैं? कीट्स, सेली, कॉलरिज, बायरन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीट्स पोइट्री इज। अगर कीट्स साहब की कविताओं की बात करें तो उसमें मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सैटायर, सेंसुअलिटी, सेंसुअसनेस या सोशल रिफॉर्म। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सेंसुअसनेस। उनकी आप कोई भी ओड पढ़ लीजिए, इतना खूबसूरत सेंसुअसनेस का चित्रण किया है जितना कि अंग्रेजी साहित्य में आज तक कोई भी पोएट नहीं कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेंजा फॉर्म डिड शैली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द बेस्ट विंड। शैली साहब की एक बहुत ही प्रसिद्ध ओड है, ओड टू द बेस्ट विंड। तो ओड टू द बेस्ट विंड में शैली साहब ने किस स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किया है? राइम रॉयल, ओटेवा रिमा, टेरजा रिमा या स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है, टेरजा रिमा। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। इसमें कौन सी बुक ऐसी है जिसका ट्रांसलेशन किया है हमारे जॉन कीट्स साहब ने? एनेड, एलियड,
ओडिसी या वलगेट? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है एनेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 22। व्हेन वॉज लैम्ब बॉर्न? लैम्ब साहब का जन्म कब हुआ? 1775, 1834, 1744 या 1829? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एंडीमियन बाय कीट्स इज द स्टोरी ऑफ ए यंग शेपर्ड। एंडीमियन पोइम जो है वह कीट्स की एक रचना है जिसपे ये कहानी दिखाई गई है कि एक यंग शेपर्ड जो है लव्ड बाय द मून गॉडेस, उस यंग शेपर्ड को चंद्रमा की देवी प्रेम करने लगती हैं। ठीक, कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, तो ये स्टोरी आखिरकार कीट्स साहब ने कहाँ से ली? ग्रीक माइथोलॉजी से ली, हाईलैंड लॉर्ड से ली, कैंटस टेल से ली है या रोमन मिथ से ली है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ग्रीक माइथोलॉजी से प्रभावित होकर जॉन कीट्स साहब ने एंडीमियन की रचना की, जिसकी सबसे प्रसिद्ध लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन बेस्ट इज एन ऐसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर, वी फाइंड इट इन। मिसेज बैटल्स ओपिनियन ऑन बेस्ट जो है वह एक ऐसे है जिसने कि कई जनरेशन्स को आनंद देने का कार्य किया है पाठकों को। तो ये हमें काहे मिलता है? एसेज ऑफ इलिया बाई चार्ल्स लैम्ब, कन्फेशन बाई डी क्विंसी, इमेजिनरी कन्वर्सेशन बाई W.S. लंडन या एसेज बाई हैजलेट? तो भैया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, एसेज ऑफ इलिया बाई चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ दीज वाज रिटन बाई शैली? इनमें से कौन सा वर्क शैली के द्वारा लिखा गया? द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइसी, डिफेंस ऑफ पोइट्री या पोइट्री एंड एनर्जी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिफेंस ऑफ पोइट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। टू सम ऑफ हिज कंटेम्परेरीज एज ए मेंबर ऑफ द कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री, हु इज़ ही? एक 4 ऑप्शन में से एक ऐसा राइटर आपका दिया है जो कि मेंबर माना जाता है कॉकने स्कूल ऑफ पोइट्री का, आपको उसका नाम बताना है, शैली, कीट्स, बायरन या साउदे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। द रोमांटिक पोइट्री इज़ ए रिवाइवल ऑफ। रोमांटिक एज की कविताएं जो है वो किसका रिवाइवल हैं? क्लासिसिज्म का, रोमांटिसिज्म का, मेडिवलिज्म का, ह्यूमनिज्म का? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, क्लासिसिज्म का रिवाइवल हैं रोमांटिक पोइट्री। नेक्स्ट आता है, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वह आखिरकार किस पोइट के साथ जुड़ी हुई है? इन 4 ऑप्शन में से विलियम ब्लैक, विलियम कॉलिंस, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ? तो ऑप्शन डी आपका राइट है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। ए लॉन्ग रोमांस एंटाइटल एंडीमियन इज रिटन बाई। देखिए तीसरा क्वेश्चन एंडीमियन से, क्योंकि कीट्स आपका एंडीमियन से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को रखा है। तो शेक्सपियर, ब्राउनिंग, कीट्स या शैली? तो ऑप्शन आपके सामने कीट्स राइट आंसर है। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। एक फ्रेज का आया बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसका संबंध किससे है? बायरन से, कीट्स से, कॉलरिज से या वर्ड्सवर्थ से? तो साहब बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का संबंध है एस.टी. कॉलरिज साहब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर। एडोनिस बाई शैली इज एन एलेजी ऑन। शैली साहब की एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइम है, एलेजी है, जिसका नाम है एडोनिस। पूछा जा रहा है एडोनिस उन्होंने किसके ऊपर लिखी? वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स या कॉलरिज? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, जॉन कीट्स। 32 नंबर क्वेश्चन। टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड। वर्ड्सवर्थ साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड को किसको संबोधित किया है? जैन ऑस्टन को, कॉलरिज को, पोप को या डॉक्टर जॉनसन को? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, एस.टी. कॉलरिज को। नेक्स्ट, इन 3 years शी ग्रू द लिटिल गर्ल विल बी स्पॉर्टिव एस। ये पोएम हम सबने पढ़ी है। तो 3 years शी ग्रू पोएम में जो लिटिल गर्ल है, कहा जाता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा कि वह बहुत ही स्पोर्टिव होगी। तो स्पोर्टिव किसकी तरह होगी? लॉन की तरह, फोन की तरह, स्टार्स की तरह, रिवुलेट्स की तरह? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, फोन की तरह। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ टिंटन एबे। टिंटन एबे पोएम के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, बाय हुम शैली हैज़ बीन कॉल्ड परफेक्ट सिंगिंग गॉड। किसके द्वारा शैली साहब को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा गया? रोसेटी, अर्नल्ड, स्विनबर्न या मॉरिस? तो सी आपका ऑप्शन सही है, स्विनबर्न साहब ने कहा है कि शैली इज़ द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 36। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड इज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। किस वर्ष में वर्ड्सवर्थ साहब ने
लिरिकल बैलेट्स में अपनी प्रीफेस को जोड़ा? 1798, 1800, 1802, 1803। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 1800। बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, और मुझे पता है इन मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर आपको पता हैं। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज़? वर्ड्सवर्थ साहब के पहले पोइटिकल वॉल्यूम का टाइटल बताना है आपको। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट्स, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी या प्रेल्यूड? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्वेश्चन नंबर 38, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाई? नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म जो है वो किसने दिया? वर्ड्सवर्थ ने, कीट्स ने, बायरन ने या पीबी शैली ने? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है जॉन कीट्स ने दिया, और वो भी किसके लिए दिया? शेक्सपियर के लिए दिया। 39 नंबर, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट? किसको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है? तो साफ सीधा सीधा आंसर आपको पता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट सऊदे वाज सक्सीडेड बाई डैश एज द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड? रॉबर्ट सऊदे के बाद इंग्लैंड में पोइट लॉरेट की उपाधि किसको दी गई? टेनिसन, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ या शैली? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट 41 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम पोएम की रचनाकार का नाम बताना है। आर.एन. टैगोर, मैथ्यू आर्नल्ड, राजा राव, अरविंद अधिका? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, मैथ्यू आर्नल्ड साहब की पोएम है सोहराब एंड रुस्तम। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस डज नॉट अपीयर इन टेनिसन यूलिसस? टेनिसन साहब की एक सेलिब्रेटेड पोएम यूलिसस है। जब हम यूलिसस में पढ़ते हैं तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रेफरेंस है जिसका प्रयोग यूलिसस पोएम में नहीं है? हाइट्स, डिम सी, ओल्ड यू, हैप्पी आइजल्स? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ओल्ड यू का जिक्र नहीं है इस पोएम में। नेक्स्ट 43 नंबर, द प्रोटैगोनिस्ट राइट्स ए लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाउंड ऑफ द वेडिंग डे। हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट? एक ऐसी नॉवेल है जिसकी मुख्य पात्र है जो है वह क्या करती है कि एक लेटर लिखती है जिसमें कन्फेशन करती है, और वह लेटर डाल देती है कमरे के अंदर, लेकिन बाई चांस वह लेटर कमरे में पड़े कारपेट के नीचे चला जाता है, जो कि वेडिंग डे को मिलता है, शादी वाले दिन को। आपको उस प्रोटैगोनिस्ट का नाम बताना है, बाथशेबा, ल्यूकेटा, स्यू या टेस? तो भैया टेस राइट आंसर है। थॉमस हार्डी का नोबेल टेस ऑफ द डरबले की जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका नाम है टेस, और उसके साथ ये घटना घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ टेनिसन डज स्टार्ट विद द हीरोइक लाइन करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड? टेनिसन साहब की कौन सी पोएम ऐसी है जो कि एक हीरोइक लाइन से शुरू होती है? लाइन है करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड। मॉर्टे डी आर्थर, यूलिसस, ब्रेक 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 या द लोटस ईटर्स? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, द लोटस ईटर्स। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड? इनमें से कौन सा पात्र ऐसा है जो कि डेविड कॉपरफील्ड नॉवेल में नहीं आया है? हैम, टॉमी ट्रेडिस, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग या डॉक्टर रैंक? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, डॉक्टर रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, डैश फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स इज टेकन फ्रॉम पोएम बाई? भैया एक लाइन है, डैश लगा दिया गया है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स। ये आखिरकार किस राइटर की पोएम से लिया गया है? तो भैया देखो, मैथ्यू आर्नोल्ड साहब इसके राइट आंसर हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है डॉबर बीच, उससे ये लाइन ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर, विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल? चार्ल्स डिकेंस की पहली नॉवेल का नाम आपको बताना है। तो सीधा सीधा आंसर सी आपका राइट आंसर है, द पिकविक पेपर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वॉट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट? टेस ऑफ द डरबले नॉवेल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि टेस को मोटिवेट करती है कि वो भी अपने पति एंजल को अपने पास्ट के बारे में बता सके? तो देखो, टेस रियलाइजेस दैट एंजल हैज़ नॉट रीड द लेटर शी हैज़ रिटन हिम, ये बात। जॉन डर्वेफील्ड एडवाइजेस टेस टू टेल हिम, एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस, या ए मैन फ्रॉम टेंटेज रिकग्नाइजेस हर? तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि एंजल जो है वह जो उसने जो भूत में जो उससे अपराध हुआ है उसकी क्षमा मांगी है कि उसका अफेयर एक लड़की के साथ रहा, इस बात को। तो इस बात से टेस को भी क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है, इंस्पायर होती है, और वह अपने जो पास्ट है उसको उसके सामने कह देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेस इलिगिटिमेट चाइल्ड इन हार्डीज नॉवेल?
हार्डी की नोबेल टेस ऑफ द डरबले में टेस जो है उसका एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, सोरो नाम रखती है वो। नेक्स्ट 50 नंबर, विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स ए टेल ऑफ टू सिटीज़। चार्ल्स डिकेंस का एक फेमस नॉवेल है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है वह कौन सी रिवॉल्यूशन को डोमिनेट करता है, रसियन, फ्रेंच, इटालियन या जर्मन? तो भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। नेक्स्ट 51 नंबर, द टाउन मैंशनड इन द पोएम लेडी ऑफ सैलट बाई टेनिसन एज। लेडी ऑफ सैलट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम ऑफ टेनिसन, उसमें एक टाउन का जिक्र हुआ है, आपको उस टाउन का नाम बताना है। लंदन, यॉर्क, कैमलोट या ऑक्सफोर्ड? तो आंसर है आपका सी, कैमलोट। 52 नंबर क्वेश्चन, हुज डेथ वाज कॉमेमोरेटेड बाई अर्नल्ड इन थायरेसिस। आखिरकार किसकी मृत्यु को दर्शाया है अर्नल्ड साहब ने अपनी पोएम थायरेसिस में? तो आर्थर हज क्लर्क, टेनिसन, एडविन अर्नोल्ड या नन ऑफ देम? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, आर्थर हज क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। चलिए भाई 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्नल्ड सेलिब्रेटेड पोएम द स्कॉलर गिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाई ग्लेनविल इन। अर्नल्ड साहब की एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम है, नाम है स्कॉलर गिप्सी। वह एक ओल्ड लीजेंड की कहानी है जिसका जिक्र ग्लेनविल नामक राइटर ने किया है। तो पूछा गया है किस बुक में किया है? द स्कूल मास्टर, पालमेरिन ऑफ इंग्लैंड, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग या द शेपर्ड ऑफ सेलिसबरी प्लेन? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। अगला क्वेश्चन 54, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। शेक्सपियर पोएम के रचनाकार का नाम आपको बताना है। शेक्सपियर एज ए पोइट नहीं, ना शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर पोएम यानी पोएम का टाइटल है शेक्सपियर, उसके राइटर का नाम आपको बताना है। तो सीधा सीधा आंसर है आपका मैथ्यू अर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है 55 नंबर, अंडर द ग्रीन वुड ट्री इज ए नॉवेल बाई। अंडर द ग्रीन वुड ट्री नॉवेल है किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे साहब या जॉर्ज एलियट? ऑप्शन ए राइट आंसर है, थॉमस हार्डी। 56, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखी गई वेस्टलैंड का पब्लिकेशन कब होता है? 1920, 1922, 1924, 1926? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1922। 57 नंबर क्वेश्चन, देयर वाज ए बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। लाइन सुन लीजिए फिर से, देयर वॉज ए बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट। ये लाइन किस राइटर की पोएम से ली गई है और किस पोएम से? टेनिसन की यूलिसस से, मिल्टन की पैराडाइज रिगेंट से, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से या टी.एस. एलियट की जर्नी ऑफ द मैगी से? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, टी.एस. एलियट की पोएम जर्नी ऑफ द मागी से ये लाइन ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है, क्रैब इमेज, द क्रैब इमेज अपीयर्स इन द पोएम। क्रैब इमेज जो है उसका जिक्र किस पोएम में हुआ है? स्नेक, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक, द हिप्पोपोटेमस या सेलिंग टू बिजेंटियम? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एज पर द मेटाफिजिकल पोइट्स फेल्ट देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ ए रोज। ये बात किसने कही? फिर से बात सुन लीजिए, एज पर द मेटाफिजिकल पोइट्स फेल्ट देयर थॉट्स एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ ए रोज। सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन, टी.एस. एलियट या फ्रैंक कैरमोड? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, टी.एस. एलियट साहब। नेक्स्ट आता है, द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलियर बाई टी.एस. एलियट एज। शेक्सपियर साहब का एक प्ले ऐसा है जिसको कि टी.एस. एलियट साहब ने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। आपको उस प्ले का नाम बताना है, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, एज यू लाइक इट? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द ऐसे नाइपोल्स इंडिया एंड माइन। किस लेखक ने ये ऐसे लिखा है नाइपोल्स इंडिया एंड माइन? कमला दास, ए.के. रामानुजन, रोहिंटन मिस्त्री या निसिम एजकेल? तो साहब राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, निसिम एजकेल। 62, हु इज़ ए बर्ली लैंडलॉर्ड, हु इज़ ए बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। बार्बर्स ट्रेड यूनियन में बर्ली लैंडलॉर्ड किसको कहा गया? विजयचंद, परमचंद, थानूचंद या सरदार सिंह? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, विजयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 63,
इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नरेटर्स फादर इज मैंसन नॉट एज समवन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसिम एजकेल साहब की मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइम है। उसमें जो नरेटर दिखाया गया है उसके पिता की संज्ञा किसके साथ नहीं की जा सकती तुलना? सेप्टिक के साथ, रेशनलिस्ट के साथ, ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेजिंग, या एनालिसिस कर्म एक्सप्लिसिटी। तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, एनालाइजिंग कर्म एक्सप्लिसिटी। चलिए नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज। माई स्टोरी के लेखक का नाम बताना है। रस्किन, कमला दास, अमिताभ घोष, B.S. नैपॉल। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कमला दास। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन 65, मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर। मुल्कराज आनंद जी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 2004। 66 नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ। द ओल्ड प्ले हाउस जिसकी रचना कमला दास ने की है, उस पोएम का थीम क्या है या किस आधार पर वो पोएम लिखी गई? सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड जेलसी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट बाई मुल्कराज आनंद। इनमें से कौन सा नॉवेल मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड ए बर्ड, द सेकंड वाइफ। तो ए बी सी तीनों मुल्कराज आनंद जी के हैं। डी ऑप्शन जो है द सेकंड वाइफ, इसकी रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑरिजिन ऑफ द रेस ऑफ निसिम एजकेल। निसिम एजकेल का जन्म आखिरकार किस धर्म से हुआ? बेन इज़राइल, इंडियन क्रिश्चियन, द्राविडियन या लैटिन अमेरिकन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बेन इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 69, बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाई। बैकग्राउंड कैजुअली के रचनाकार का नाम आपको बताना है। कमला दास, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बिटमैन या निसिम एजकेल। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, निसिम एजकेल साहब। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल के हीरो का नाम आपको बताना है। बाखा, लाखा, राखा, छोटा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बाखा। नेक्स्ट, कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। कमला दास जी को अपने जीवन काल में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। आपसे पूछा ये जा रहा है किस वर्ष में उन्हें ये अवार्ड मिला? 1985, 1969, 1964 या 1965। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 72, विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखी गई पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अप इन माइकेगन, इंडियन कैम्प, द एंड ऑफ समथिंग या द बैटलर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अप इन द माइकेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 73, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिचेस वॉज पब्लिश्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण पोइम है ब्रिचेस। तो ब्रिचेस का ब्रिचेस का पब्लिकेशन जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस कलेक्शंस में हुआ है? ए बॉयज़विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल या ए फादर रेंज। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, माउंटेन इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74, द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर इन विच ऑफ द पोएम्स मेंशन्ड बिलो। ये लाइन जो है वो नीचे लिखी गई किस पोएम में आई हैं? टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम्फ बॉर्न, टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम्फ बॉर्न, मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन। लाइन दोबारा सुनिए, टू ईविल नो इम्पॉर्टेंट ट्रिम्फ बॉर्न, मोर देन इफ लाइफ हैड नेवर बीन बिगन, मैंडिंग बॉल, वन सेल्फ आई सिंग, डिज़ाइन या द ऑन सेट। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, द ऑन सेट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हेमिंगवेज नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स इज सेट अगेंस्ट द। अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब का नॉवेल जो है फॉर हुम द बेल टॉल्स, ये नॉवेल किसके खिलाफ लिखा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, स्पेनिश सिविल वॉर के, कोल्ड वॉर के या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो फिर सुन लीजिए, हेमिंगवे साहब का नॉवेल फॉर हुम द बेल टॉल्स कहानी है अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर, कोल्ड वॉर या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, स्पेनिश सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 76, द शिप इन बिटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू। ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट बिटमैन की बहुत फेमस एलेजिक पोएम है। उसमें शिप जो है,
जो मेंशन किया गया है उसकी तो रेफर काय के लिए, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है डेमोक्रेसी। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट वॉज अर्नेस्ट हेमिंग्वेज रोल इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग लिया। आपको सिर्फ इतना बताना है उनका रोल क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कॉर्पोरल, मैराइन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या एम्बुलेंस ड्राइवर। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में योगदान दिया है अपने देश के लिए। नेक्स्ट 78 नंबर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार प्रेम के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है, हेवन, अर्थ, एडन, पैराडाइज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार अर्थ जो है वह प्रेम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। 79, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट ए पोएम बाई वॉल्ट विटमैन। इनमें से कौन सी पोएम वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो भैया देखो, ए ऑप्शन वैन लिलैक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्राफ्स, ये तीनों विटमैन के द्वारा लिखी गई पोएम्स हैं। डिस्टेंस लाइक नेट जो है वो विटमैन साहब के द्वारा लिखी हुई नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 80 नंबर, सैंटियागो इज़ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल। सैंटियागो जो है वह अर्नेस्ट हेमिंग्वे के किस नॉवेल का प्रमुख पात्र है, हीरो है। फॉर हुम द बेल टॉल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, द ओल्ड मैन एंड द सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81, विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। फॉकनर साहब ने अपने नॉवेल में यूनाइटेड स्टेट्स का एक पर्टिकुलर क्षेत्र लिया है, लेखनी में जो बैकग्राउंड रखा है उस क्षेत्र को रखा है। आपको बताना है अमेरिका का कौन सा पार्ट वो है, नॉर्थर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट या द वेस्टर्न पार्ट। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, साउदर्न पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाई डब्ल्यू फॉकनर, यानी विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी नॉवेल है जो विलियम फॉकनर की है। फॉर हुम द बेल टॉल्स, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, यूलिसस या द साउंड एंड द फ्यूरी। तो भैया देखो, जब हम फॉकनर साहब की बात करते हैं तो इनमें से यूलिसस नॉवेल जो है उसके रचनाकार हैं हमारे फॉकनर साहब, ठीक है ना, ध्यान रखना, फॉकनर साहब, ठीक। सॉरी माई मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाई विलियम फॉकनर। तो साहब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ना होकर ऑप्शन डी है, द साउंड एंड द फ्यूरी। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट आपका आता है 83 नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग। पूर्ति कीजिए, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए लिरिक। आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये किस पोइट की रचना है, सॉरी, आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज ए लिरिक किस प्रकार की लिरिक है ये, पैट्रियोटिक, एमरोस, मिस्टिक या रिवॉल्यूशनरी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है साहब, पैट्रियोटिक रचना है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, ठीक है ना। और ये बिटमैन साहब की एक पोएम है, इज इट क्लियर, इसकी है बिटमैन साहब की। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेमिंग्वेज वर्क। इनमें से कौन सा वर्क हेमिंग्वे साहब का नहीं है। तो साहब इसमें ऑप्शन बी जो दिखा है, मॉबी डिक, ये हेमिंग्वे साहब का वर्क ना होकर बल्कि हरमन मेलविले नामक एक लेखक है उनके द्वारा लिखा गया है मॉबी डिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो उनकी पोइम्स को पढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच पर्टिकुलर ऐसी है जो कि उनकी बहुत फेवरेट है। तो उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है, सिमली, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरन या साइनिक डोचे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, साइनिक डोचे। नेक्स्ट आपका आता है 86 नंबर, आई हैव नेवर डिसोबेड एंड नॉर विल नेवर डिसोबेड माई एल्डर्स। ठीक, इसमें आपको एरर ढूंढना है साहब। तो देखो, आई हैव नेवर डिसोबेड कोई दिक्कत नहीं, एंड नॉर विल नेवर, नॉर भी है नेवर भी है, तो भैया बी ही इसमें एरर है। नेक्स्ट आता है 87 नंबर, आई वाज सरप्राइज्ड that this pair of spectacles has cost me hundreds rupees. I was surprised, कोई गलती नहीं, that this pair of spectacles सही है, has cost me ये भी सही है, hundreds rupees क्या होता है साहब, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें भी आपको एरर ढूंढना है, his failing to answer the question
मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम। तो हिज फेलिंग क्या होता है? फेलिंग शब्द आपने सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना भाई, फेलिंग कोई शब्द होता है। तो एरर इसी में है, ए में, फेलिंग शब्द में। नेक्स्ट आपका आता है देयर इज ऑलवेज डेंजर टू पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप इन ए क्राउडेड सिटी। तो इसमें भी आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब किस में एरर है। तो देयर इज ऑलवेज डेंजर टू पैनिक व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप, व्हेन ए फायर ब्रेक्स अप, ए फायर, एरर है भाई, ऑप्शन सी आपका एरर जा रहा है। नेक्स्ट 90 नंबर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। तो साहब आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी माई कजिन सिस्टर, ये भी सही, हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, और लास्ट दिया है नो एरर, तो भैया इसमें नो एरर पर ही लगा दो, उसी में अच्छा ही है, ठीक है ना साहब। 91, द अपोजिट ऑफ द वर्ड डॉन इज, डॉन DAWN का अपोजिट मीन्स बताना है, एंटोनिम। तो डे ब्रेक, आफ्टरनून, डस्क या नाइट। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा, डस्क। नेक्स्ट आपका आता है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी शब्द का एंटोनिम आपको बताना है स्लेवरी, फ्रीडम, डिपेंडेंट, बॉन्डेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि फ्रीडम। 93, द एंटोनिम ऑफ इम्पीटुअस इज, इम्पीटियस शब्द का एंटोनिम बताना है वाइल्ड, काम, क्रूअल, शॉकिंग। इम्पीटियस आप वाइल्ड कह सकते हैं, और एंटोनिम की बात करेंगे तो शांत यानी कि काम। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 94, द अपोजिट ऑफ सुपरसीलियस इज। सुपरसीलियस शब्द का अपोजिट बताना है स्नोबिस, मीक एंड हम्बल, एरोगेंट या सुपरफिशियल। तो भैया इसका सुपरसीलियस का एंटोनिम जो होगा, अपोजिट होगा, वो होगा मीक एंड हम्बल यानी कि नम्र, भद्र। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 95, एंटोनिम ऑफ जेनिथ इज। जेनिथ शब्द का आपको एंटोनिम बताना है नेडेर, इम्पॉर्टेंट, समिट या हेवन। तो भैया इसका जो अपोजिट होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेडेर। नेक्स्ट आपका आता है 96, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बिलीगेंट। बिलीगेंट शब्द का सिनोनिम बताना है फ्रेजाइल, वाइगर, सर्कमस्पेक्ट या ब्राइट। तो भैया इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्कमस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लेग्यूब्रियस मीन्स, लुग्यूब्रियस मीन्स क्या होता है? डिजेक्टेड, बटरी, इम्बिसाइल या जॉबियल। तो साहब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डिजेक्टेड। नेक्स्ट 98, द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड क्लोजली रिजेंबल्स, यानी कि डिस्टिंग्विश शब्द का अर्थ बताना है, सिनोनिम बताना है, वही स्थिति है एमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट या इमेनेंट। तो भैया EMINENT ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 99, चूज द वर्ड दैट इज क्लोज्ड इन मीनिंग ऑफ कॉनेप। कॉनेप शब्द का अर्थ आपको बताना है इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड या थ्रेटन। तो भैया राइट आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन ए, इंस्टिगेट। इनक्रेडिबल मीन्स, इनक्रेडिबल का अर्थ आपको बताना है, तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चारों में से किस शब्द की स्पेलिंग सही है? एक्सरेशन शब्द को ढूंढा जा रहा है, और मेरे अनुसार इसकी स्पेलिंग सही है EXAGGERATION, ऑप्शन बी राइट आंसर। ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। स्मॉल कलर के फ्लैग्स, झंडे जो हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? ट्रूप, वॉल्यूपिटरी, बंटिंग या नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बंटिंग कहा जाता है साहब। नेक्स्ट, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी भी शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ होता है, डिक्शनरी का अर्थ होता है, उसको क्या कहा जाता है साहब? तो उसको कहा जाता है डिनोटेशन। क्या कहा जाता है? डिनोटेशन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। प्राचीन समाजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या एथनोलॉजी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, आर्कियोलॉजी। 105, व्हाट इज़ द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे दिखे गए स्टेटमेंट के लिए करेक्ट शब्द आपको बताना है, वन वर्ड। ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूज, एक ऐसा स्थान जहाँ शरण मिलती हो, तो इसको क्या कहेंगे हम?
सैनिटोरियम, शेल्टर, ऑर्फनेज या एसाइलम? तो साहब एसाइलम कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 106, हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज ड्रेस्ड, फिलअप करना है, हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज डैश ड्रेस्ड, तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव आ रहा है? प्रेटी, प्रेटीएस्ट, प्रेटियर या प्रेटली? तो हर लिटिल गर्ल्स आर ऑलवेज प्रेटली ड्रेस्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीप, कौन सी वर्ब आएगी? स्टोलन, स्टील, स्टोल या स्टीलिंग? दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीप स्टोल, STOLE, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है ना साहब। नेक्स्ट आता है 108 नंबर क्वेश्चन, डोंट गेट ऑफ द ट्रेन टिल इट, तब तक ट्रेन से ना उतरो जब तक ट्रेन इट क्या हो जाए? स्टॉप्स, स्टॉप्ड, विल स्टॉप्ड या वुड स्टॉप? तो डोंट गेट ऑफ विल स्टॉप या वुड स्टॉप? तो भैया इसका राइट आंसर जो है वो है स्टॉप्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो, आपको सही प्रपोजिशन लगाना है जो नीचे 4 दिए गए हैं। आप सेंटेंस सुन लीजिए, द कैट इज हाइडिंग डैश अस, विद, फ्रॉम, ऑफ या OFF ऑफ? तो भैया इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 110, ए वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड विद, ऑफ, अबाउट या इन? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑफ। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, ही नोज हाउ टू प्ले डैश वर्ड्स, इनटू, ऑन, अप या ओवर? तो भैया इसमें राइट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, यानी कि होना चाहिए ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 112, टू ब्रेक द आइस, इस ईडियम का मीन्स आपको बताना है। टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, टू वार्म अप समथिंग, टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, टू कार्व आउट ए पैसेज इन द माउंटेन्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 113, राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम, ईडियम का सही अर्थ बताना है। ईडियम है आपका द हीट ऑफ द डे, तो भैया द हीट ऑफ द डे को हम कहेंगे वार्म एंड हॉट डे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 114, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स, बेगर डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बाई चांस, लेस डिस्क्राइब या पुअरली डिस्क्राइब? तो भैया देखो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 115, नेक्स्ट आता है आपका 115, द लिवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, द लिवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, गिफ्टेड, अकम्प्लिस्ड, इंजीनियस या रिसोर्सफुल? तो भैया देखो जब लिवर की बात कहते हैं तो मोस्ट वर्सेटाइल यानी कि रिसोर्सफुल ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी, वर्सेटाइल के लिए सही शब्द होगा दूसरा रिसोर्सफुल। द इडियम डबल डच मीन्स, डबल डच का अर्थ क्या होता है? लैंग्वेज स्पोकन बाई डच, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, लॉन्ग डिस्टेंस मार्च या टू नेटिव्स ऑफ नीदरलैंड्स? तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है 117, नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, आस्क द बॉय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, आस्क द बॉय? तो मेरे अनुसार इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द बॉय आस्क्ड वेदर ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका 118, ही सेड गुड बाय, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो मेरे अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट 119, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर? तो इसका राइट आंसर मेरी तरफ से है ऑप्शन बी आपका, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 120, राम सेड गुड मॉर्निंग सर, चेंज करिए आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो मेरे अनुसार इसका राइट आंसर है राम, क्या है बताइए? राम विश्ड ए गुड मॉर्निंग टू सर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 121,
फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द, बताना है आपको इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, सिमिली, मेटाफर, अपॉस्ट्रोफी या एंटीथेसिस। तो भैया देखो, टू एयर इज़ ह्यूमन, ठीक, टू फॉरगिव डिवाइन, तो भैया इसमें मेरे अनुसार तो जा रही है एंटीथेसिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द मैन इज नो फूल, लिटोटिस, टोटोलॉजी, यूफेमिज्म या एपिग्राम। तो साहब अगर मैं बताऊं तो इसकी जो फिगर, तो भैया इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपकी लिटोटिस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लिटोटिस, ठीक, क्योंकि लिटोटिस जो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि जो निगेशन दिखाया जाता है वो अपोजिट चीज़ों का दिखाया जाता है। द मैन इज नो फूल। चलिए 123 नंबर। द वर्ड पिकेरेस्क्यू हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। पिकेरेस्क्यू शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया। लैटिन वर्ड पिकेरो से, ग्रीक वर्ड पिकेरो से, इटालियन वर्ड पिकेरो से या स्पेनिश वर्ड पिकेरो से। तो भैया ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्पेनिश वर्ड पिकेरो से। 124 वीक राइटर्स। एक मूवमेंट चला साहब, ठीक, आपको बताना है इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट कब से लेकर कब तक चला या किस वर्ष में चला साहब। तो नाम है इसका, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ, बीट मूवमेंट। क्या है। बीट मूवमेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BEAT। तो बीट मूवमेंट का आपको ईयर बताना है कि कब चला। रोट इन 1950s, रोट इन द 1940s, रोट इन द 1960s या रोट इन द 1980s। तो बीट मूवमेंट की बात करें तो बीट राइटर्स जो हैं वो 1950 के दशक में लेखनी इन्होंने की है। और बीट मूवमेंट में जो राइटर हैं उनमें हैं एलन गिन्सबर्ग, लॉरेंस फर्लिंगेटे, ठीक, ये कुछ प्रमुख राइटर हैं जिन्होंने कि इसमें अपनी रचनाएं लिखी हैं 1950 के दशक में बीट मूवमेंट, ठीक है साहब। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट क्वेश्चन टू आज की वीडियो का, पैराबल इज। पैराबल क्या है साहब। तो पैराबल जो है ऑप्शन आपके सामने है, ए पोइम इन पैराग्राफ्स, ए बुक इन एन एपिक, ए ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मोरल या ए क्योर ऑफ पैरालिसिस। तो साहब ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है, ए ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटेड सम मोरल, यानी कि एक ऐसी संक्षिप्त कहानी जो कि हमें नैतिक ज्ञान देती हो। तो ये 125 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में दे रहा था पीजीटी के लिए, उसमें आज के वीडियो मैंने आपको दिए। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ थोड़ा सा समय आप मुझे दीजिए अपना, ठीक, और इसके सिवाय आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। मैं कोई पेड क्लास नहीं चलाता हूँ ना चलाऊँगा। इसके तुरंत बाद आप पीजीटी की अपना दीजिए, फिर एलटी की वैकेंसी आ रही हैं, टीजीटी की वैकेंसी पुनः आ रही हैं, उसका वीडियोस में जल्दी ही देना आपको शुरू कर दूंगा इस पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद। और आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आप लोग पेपर करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।